हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 10 ऑफ क्लास 10th साइंस फिज़िक्स पार्ट। बच्चों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम यूट्यूब पर मिल रहे हैं। आई होप इन दिनों में आपने जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो आप साथ साथ रिवाइज़ कर रहे होंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। तो अगर मैं आपको हल्का सा रिवाइज़ करवाऊँ, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने स्टार्ट किया था विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहाँ पर हमने रिफ्रैक्शन का हल्का सा बेसिक पार्ट यहाँ पे समझ लिया था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन क्या था? रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट। और बेंडिंग ऑफ लाइट कब होगी? जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। अब वो बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होती है वो हमने क्राइटेरिया देखा था कि या तो बेंडिंग ऑफ लाइट टुवार्ड दी नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। कब टुवार्ड दी नॉर्मल होगी? जब लाइट ऑप्टिकल मीडियम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तब लाइट नॉर्मल की तरफ को बेंड करेगी। और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल भागती है। ये हमने कंसेप्ट पढ़े थे। मैंने आपको वहाँ पे रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ये भी बताया था। बच्चों, जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमें पढ़ने को मिलती है, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आज हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हाट इज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले समझें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं बाय एनी मीन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, मास इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। मास को हम मेज़र करते हैं, किसी तराजू में तौल सकते हैं, हम केजी में मास को मेज़र करते हैं। सो मास इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। Similarly, refractive index is also a physical quantity which is used, or you can say that which gives us the measure of bending of light in any medium. So refractive index क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि लाइट की कितनी बेंडिंग हुई है। और अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें क्या देती है कि लाइट कितने एंगल पर जाकर बेंड होती है। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। डेफिनेशन जो मैंने सिंपल वर्ड्स में बोली वो आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक टर्म यूज़ की है फिजिकल क्वांटिटी, उसका मैंने आपको हल्का सा यहाँ पे मीनिंग समझा दिया। डिटेल में आप क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 में ही इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी मेथड से मेज़र कर सकते हैं। सो लेट अस डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही होती है। तो ध्यान रखिएगा, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग होता है, वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ग्लास के लिए अलग होगा, केरोसिन ऑयल के लिए डिफरेंट होगा, ऐसे ही वैक्यूम के लिए अलग होगा। जितने भी मीडियम की आप बात कर सकें, हर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। रीज़न सिंपल है, बिकॉज लाइट की स्पीड हर मीडियम में डिफरेंट है, तो उसकी बेंडिंग भी डिफरेंट होगी हर मीडियम में। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स। सो लेट अस डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is a physical quantity which gives us the measure of angle of bending of light
लाइट कितने एंगल पर जाकर बेंड होगी, इस चीज़ का पता हमें किस चीज़ से लगेगा, वो लगेगा हमें उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप सिंपली बोल सकते हैं इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस द मेजर ऑफ एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अब चीज़ आती है, इसे हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं? सो इट इज़ डिनोटेड बाय, आपको ध्यान रखना है, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल n, और कहीं कहीं पे किसी बुक में आपको म्यू भी देखने को मिल सकता है। दिस इज़ कॉल्ड म्यू। सो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे या तो स्मॉल n या स्मॉल म्यू। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ n। अगर आपको कहीं पे म्यू मिलता है तो आप म्यू भी यूज़ कर सकते हैं। सो लिखने का तरीका क्या रहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखते हैं? सो अगर हमें लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, WRT का यहाँ पे मीनिंग है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रिटन एज n के साथ आप यहाँ पे लिखेंगे 2 और साथ में लिखेंगे 1। इस n-1 को मैं कैसे पढ़ूँगा? इट इज़ रिटन एज, और इट इज़ इसे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सो कैसे लिखेंगे हम? जब हमें लिखना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इट इज़ रिटन एज n-1। जो पहले होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बाद में लिखा उसके रिस्पेक्ट में। सो n-1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, ओके पहले इसी को डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर इसके और यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख दूँगा, आपको समझ आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। सो इसको अगर मैथमेटिकली हमें लिखना हो, मैथमेटिकली हमें वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इस स्टेटमेंट से तो हम मैथमेटिकली वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। दिस इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है? मैथमेटिकली एक चीज़ को बच्चों ध्यान से समझिए, किसी में दिक्कत आती है तो पूछें। मैथमेटिकली इस n-1 को कैसे लिखेंगे? n-1 का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। n-1 का मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। सो n-1 को मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? ध्यान रखिए, लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। वेलोसिटी ऑफ, या वेलोसिटी की जगह यहाँ पे स्पीड वर्ड हम यूज़ करें, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। इट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1, जो यहाँ पे बाद में है, n-1 में 1 बाद में है, तो 1 वाली लाइन ऊपर आएगी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। स्पीड ऑफ लाइट इन medium number 2. So what is n-1? n-1 is the refractive index of medium number 2 with respect to medium number 1, and how we will write it mathematically? It is the ratio of speed of light in medium number 1. If v1 is the speed of light in medium number 1 and v2 is the speed of light in medium number 2, then n-1 is equal to v1 by v2. इसी को आप या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आप ये लिखें, या अगर आपको ये डेफिनेशन ध्यान नहीं रहती तो आप ये भी लिख सकते हैं दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1 इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। जो यहाँ पे बाद में है वो ऊपर, जो यहाँ पे पहले है वो नीचे, v1 बाय v2। अगर आपसे मैं पूछूँ, अगर आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, राइट डाउन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2, या मीडियम नंबर 2 हमने लिख दिया, मीडियम नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 2
इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज n12, जिसका पूछा जाए वो पहले, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो बाद में, किसकी रेशो होगी वो, जो बाद में है वो ऊपर आएगा, दैट इज़ v2/v1। और इसे अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1। तो आई होप आपने ये लिखना सीख लिया होगा कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कैसे लिखना है। इसको मैं यहाँ पे कुछ लाइव एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ, उनकी हेल्प से और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कैसे लिखा जाता है। अगर कहीं पे सिंपल n2 ही लिखा है या n1 ही लिखा है, साथ में ऐसी दो चीज़ें नहीं लिखी हैं, उसका मीनिंग क्या होता है उस पर आते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, बच्चों ध्यान से समझिएगा जितना भी पढ़ा जा रहा है। कुछ न्यूमेरिकल आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सॉल्व करने को दिए थे। एक या दो बच्चों ने शायद मुझे सॉल्व करके भेजे हैं, बाकियों ने तो मुझे लगता है कोशिश भी नहीं की होगी। बच्चों इट्स अप टू यू, किसी को डाउट होता तो मुझसे पूछ लेते। मैं कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। किसी को दिक्कत आई, समझ नहीं आया सॉल्व कैसे करना है, पूछ लेते, मैं आपको बता देता। आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, इसको मैं क्या समझूं। आपको सॉल्व करने आ गए, नहीं आए, करना नहीं चाहते, आई डोंट नो। इफ़ यू डोंट वांट टू ट्राई देन लीव इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के फ़ायदे की बात थी, अच्छे से समझ आता। आप लोग नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू। मैंने आपको पहले भी बोला था, जितना आप लोग सीखना चाहते हैं मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। अगर आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो बच्चों फिर यहाँ से भी रिस्पांस उसी हिसाब का मिलेगा। यू नो ना न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना रिस्पांस मिलेगा उसका 10 गुना रिस्पांस मैं यहाँ से दूंगा। जब रिस्पांस नील है तो देखिए नील की बजाय भी मैं यहाँ पे अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो लेट्स सी। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, हमने देखा n21 n12 कैसे लिखना है, स्टेटमेंट क्या थी समझा। अगर कहीं पे सिंपली दिया है nm, इसका मीनिंग क्या है। अगर कहीं पे सिंपली लिखा है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सीधा कहीं कहीं पे n1 n2 सिर्फ ऐसा ही देखने को मिलेगा, साथ में n12 n21 ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, खासकर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अगर कहीं पे nm ऐसा ही लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ m, मतलब कोई भी मीडियम, दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। लेकिन हमने क्या सीखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो हम लिखते थे n12 यानी m के साथ कोई दूसरी चीज़ भी यहाँ पे होनी चाहिए थी, या n21 यानी 2 के साथ दूसरी चीज़ थी तो m के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए था। यहाँ पे नहीं लिखा है। इसका मीनिंग क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब है दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर साथ में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब होगा विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। बहुत ध्यान से समझिए। अगर कहीं पे साथ में m के साथ कुछ नहीं लिखा है, लाइव एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। m के साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, वो बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, NMV, V stands for vacuum, so you can say that this is the refractive index of any medium with respect to vacuum. So
अगर कहीं पे m के साथ कुछ नहीं लिखा है, m के साथ कोई दूसरी चीज़ नहीं लिखी है, तो अंडरस्टूड है दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। प्लीज़ इसे अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करें। एग्जाम्पल की हेल्प से समझें। केस नंबर 1, अगर कहीं पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अब साथ में नहीं दिया कि किसके रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू नहीं दिया, हमारे पास नहीं यहाँ पे दिया है। इसका मतलब क्या है, कैसे लिखूँगा मैं इसे, n के साथ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, अगर साथ में कुछ नहीं लिखा है तो किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो इसे मैं Ng लिखूं और Ng के साथ यहाँ पे V लिख दें। इट इज़ सिंपल, दिस इज़ कॉमन, दिस इज़ नोन दैट इफ देर इज़ नॉट गिवन विद रिस्पेक्ट टू विच थिंग देन इट इज़ अंडरस्टूड दैट दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सो Ng और Ngv किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो बाद में होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय जो पहले है उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी या स्पीड। सो इट इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ से 10⁸ कैंसल, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसल, यहाँ से 3/2 इट इज़ इक्वल टू 1.5। यूनिट क्या लिखूँ साथ में, देखिए मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसल, सो देर इज़ नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे भी की पॉइंट में नोट कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। क्यों, आपके सामने है, कट गया ऊपर नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट्स। की पॉइंट CTM, कमिट टू योर मेमोरी। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान रखना होता है। आपसे कोई भी वाइवा में पूछ सकता है, चलते फिरते कोई भी साइंस का आदमी आपको मिल गया, वो पूछ लेगा कि बेटा बताओ, अच्छा आप साइंस पढ़ते हो, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप स्टैक करके आंसर देंगे दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट्स। वो फर्दर पूछ ले क्यों कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी की तो यूनिट होती है। जैसे हमने बात की दैट मास हैज़ ए यूनिट दैट इज़ kg, वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट हैव एनी यूनिट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। आप एग्जांपल दे सकते हो दैट इफ़ वी टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन the speed of light in vacuum to the speed of light in glass, and if we put the values meter per second to meter per second gets cancelled, so there is no unit of refractive index. Very important point, you have to keep it in mind. So this is case number 1 where we have studied that refractive index of glass कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या इसका मीनिंग है, साथ में कुछ नहीं लिखा है तो ये किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और नोटिस करें यहाँ से, सो हेयर दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 1, 1.5 1 से बड़ा है। सो ये वैल्यू 1 से बड़ी कब आएगी। एक मिसकंसेप्शन और है, कई बारी बच्चे गलत बोल देते हैं दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ मिसकंसेप्शन, दिस इज़ मिसकंसेप्ट। ऐसा कभी मत पढ़ें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन हैव वैल्यू लेस देन यूनिटी, 1 से यानी 1 से छोटी वैल्यू भी आ सकती है। अभी आपको एग्जांपल देके यहाँ पे बता दूंगा कि 1 से छोटी वैल्यू भी आती है। बच्चे रट्टा मार लेते हैं दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ मिसकंसेप्शन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू आई है दैट इज़ ग्रेटर देन 1, 1.5 इज़ ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है। ये वैल्यू कब बड़ी आई, अगर आप देखें जब हमारे पास लाइट वैक्यूम से ग्लास में एंटर हो रही है,
वैक्यूम से ग्लास में एंटर हो रही है। वैक्यूम इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तब हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ये की पॉइंट आप ये भी यहाँ पे समझें, व्हेन लाइट मूव फ्रॉम, या मूव की जगह हम लिखें ट्रैवल इज़ अ ग्रेट वर्ड टू यूज़ हेयर, व्हेन लाइट travels from rarer medium to, इसका आपको अभी टेबल बना के भी दे दूंगा, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। कब? जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी। रीज़न बीइंग, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, ये हमने पढ़ा है। तो रेयर मीडियम ऊपर है, डेंसर मीडियम नीचे है। बड़े से छोटा डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। So this is the simple case when light travels from rarer medium to denser medium, refractive index is always greater than 1. Please pause the video to note it down. Coming to the case number 2. Case number 2. जो आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर एक लेक्चर और रहेगा, छोटा सा लेक्चर, जिसमें हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। तो उस लेक्चर को मैं अलग से ही कंडक्ट करूंगा, इसमें ऐड नहीं करेंगे। आज सिर्फ आप इतना समझ लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब यहाँ पे दे दिया किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कौन लिख के बताएगा इसे हम कैसे लिखेंगे? मैच करें जिसने भी ट्राई किया है। इसको हम लिखेंगे n किसका बोला है? वाटर का। तो वाटर किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास। कैसे लिखेंगे? जो बाद में है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय जो पहले है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वैल्यू पुट करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अभी हमने देखा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल। इट कम्स आउट टू बी, कैलकुलेट कर लेना, this value comes out to be 0.89 which is less than 1। अभी मैंने आपको बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज़ 0.89 लेस देन यूनिटी। ऐसा कब होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से छोटी कब आएगी? ध्यान दें, यहाँ पे लाइट ग्लास से वाटर में आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट बन गया? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, refractive index is always less than 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ से हमने क्या देखा? अच्छा, एक चीज़ और देख लें। अगर आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर
विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर, कैसे लिखूंगा इसे, कैसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑल गेट कैंसल्स, वैल्यू बिकम 1। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन हैव वैल्यू 1। तो कंसेप्ट क्या बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन हैव वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। तो ये चीज़ आप की पॉइंट में नोट कर लें, हमने समझ ली। Concept is refractive index can have value less than or equal to or greater than 1। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ग्रेटर देन 1। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखें, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन हैव वैल्यू लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कमिंग टू द केस नंबर 3, केस नंबर 3 से भी एक कंसेप्ट हम यहाँ पे बनाएंगे, तो केस नंबर 3 को ध्यान से समझें। केस नंबर 3, अगर मैं आपको बोलूं दैट राइट डाउन n12, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n12, हमें पता है कैसे लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1। साथ में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं n21 से, तो मल्टीप्लाई कर दो n21 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। इसे मैं मैथमेटिकली लिखता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2 इज़ v2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 इज़ v1 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन 1 इज़ v1 डिवाइडेड बाय v2। कैंसल 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 कैंसल, इट बिकम्स 1। तो यहाँ से n12 इंटू n21 इज इक्वल टू 1, फॉर दिस इम्प्लाइज n12 इज इक्वल टू 1 अपॉन n21, इम्पॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ से क्या हमें फ़ायदा होगा, अगर आपको कहीं पे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 2, और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1, तो क्या होगा, रेसिप्रोकल आप कर देना, 1 अपॉन डिवाइड कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको n21 की वैल्यू दी है, मान लेते हैं दिस इज़ गिवन एज 0.85, और आपसे पूछा जाए n12 फाइंड करें, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, n21 इज़, या यहाँ से आप ऐसे लिखें n12 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन n21, वैल्यू पुट करें 1 अपॉन 0.85, सॉल्व करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस कंसेप्ट से ये फ़ायदा है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक चीज़ यहाँ पे और देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ n21 को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज़ v1 बाय v2। क्या इसे मैं
V1 को ऐसे लिखूँ C बाय V1 C बाय V2, कोई डिफरेंस पड़ेगा? C से C कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन विल बिकम एज इट इज़। लेट मी चेक हमने सही लिखा है। अगर इसे मैं सॉल्व करूँ, इट विल बिकम C बाय V1 इंटू V2 बाय C, V2 बाय V1 उल्टा हो जाएगा। ओके, सो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ C बाय V2 डिवाइड बाय C बाय V1। क्या इसको सॉल्व करने पे हमें यही चीज़ मिलेगी? चेक कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। C बाय V2 क्या है? C बाय V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। इसका मतलब क्या है? दिस इज़ N2 एंड दिस इज़ N1। तो एक चीज़ आप डायरेक्टली आप ध्यान रखें, N21 इज़ इक्वल टू N2 बाय N1। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इतने चक्कर में नहीं पढ़ना है तो सिंपली याद रखें N21 किसके इक्वल होता है? दैट इज़ N2 बाय N1। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दो टेबल यहाँ पे बना के देता हूँ। एक में लिख लेंगे कि वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, लेस देन 1 कब आएगी। एक टेबल जिसमें आपको कुछ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिखी होगी। ध्यान रखें, हो सकता है आपसे कहीं डायरेक्टली एक नंबर के लिए पूछ ले, तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख के रख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। बच्चों आपके सामने यहाँ पे टेबल प्रिपेयर्ड है, पहले आप इस टेबल को नोट डाउन करें, फिर इस पार्ट पे आएंगे। पहले आप ये देखें, यहाँ पे मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यूज़ लिखी हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? दैट इज़ 1.0003। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। और ये सारी किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? जब यहाँ पे नहीं लिखा है कि ये वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में है, तो अंडरस्टूड है दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज़ वेरी क्लोज टू 1, दैट इज़ 1.0003। वाटर इज़ 1.33, केरोसिन इज़ 1.44, टर्पेंटाइन इज़ 1.47, क्राउन ग्लास इज़ 1.52, फ्लिंट ग्लास इज़ 1.65 एंड डायमंड इज़ 2.42। पूछा जा सकता है हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज़्यादा होता है? आपको 2-3 एग्जांपल वो दे देगा। ध्यान रखना, अगर कहीं पर डायमंड लिखा है तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा, समझ लेना वहाँ पे लाइट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो वो क्या केस होते हैं यहाँ पे देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर इस पार्ट पे आते हैं। जल्दी जल्दी नोट डाउन करें, फिर इसको मिटा के मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, स्पेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पे स्पेस थोड़ा क्रिएट कर लेते हैं। बस 1-2 चीज़ और है, फिर आज का लेक्चर एंड करेंगे। इसे थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रिमार्क्स। सो ये टेबल प्रिपेयर कर लें सारे बच्चे एज इट इज़, जैसे यहाँ पे लिखा है, फिर समझते चलें। यहाँ पे लिखी है हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। स्पीड ऑफ लाइट N21 इज इक्वल टू V1 बाई V2। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। नेक्स्ट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिज फ्रॉम मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2 एंड नेक्स्ट इज रिमार्क्स। सो पहला केस आता है व्हेन N21 इज ग्रेटर देन 1। कब होगा ऐसा? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जब V1 किससे बड़ा होगा? V2 से बड़ा। इन दिस केस V1 इज़ ग्रेटर देन V2। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? मीडियम नंबर 1 कैसा होगा? मीडियम नंबर 1 होगा आपका रेयरर एंड मीडियम नंबर 2 विल बी डेंसर। V1 तभी V2 से बड़ा होगा जब वो रेयर मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रही होगी। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। सो मीडियम नंबर 1 रेयर होगा, मीडियम नंबर 2 डेंसर होगा। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2, ये क्या होगी? इट विल बी व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। रिमार्क्स में आप वो बात लिख लें जो अभी मैंने आपको लास्ट में बताई थी, दैट व्हेन
और ऐसे लिखें आप सिंपली ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स greater the value of refractive index, more will be the bending of light towards normal. उतनी ज़्यादा वो नॉर्मल की तरफ को मुड़ेगी, उतनी ज़्यादा बेंड होगी नॉर्मल की तरफ को. केस नंबर 2, n21 इज़ लेस देन 1. 1 से छोटा कब होगा? when v1 is less than v2. it means medium number 1 is denser and medium number 2 is rarer. यहाँ पे बेंडिंग कैसे होती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, जितनी कम वैल्यू lesser the value of refractive index, more will be the bending of light away from normal. यही 2 केस थे. इम्पॉर्टेंट टेबल है, ध्यान से इसे पढ़िएगा, नोट डाउन कीजिए. लास्ट केस जो आपको बताना रहता है, वी नो n21 इज़ इक्वल टू v1 बाय v2. ये हमें पता है, हम समझ चुके हैं, इतना हमें आता है. इसे अगर वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी लाइट ट्रैवल करती है उसकी एक चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती, चाहे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे या ना करे, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, पर एक चीज़ जो कभी चेंज नहीं होती, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. तो इसे भी आप की पॉइंट लिख लेना, that when light travels from one medium to another point, frequency of light does not change. की पॉइंट लिख लेना. कहाँ लिखेंगे? विजिबल है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख लें. मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लें प्लीज़. when ray of light travels from one medium to another medium, frequency of light does not change. फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती. इसी कंसेप्ट को अगर हम देखें, हमें पता है एक रिलेशन हमें आता है, वी नो वेलोसिटी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, दैट इज़ वेलोसिटी इज़ इक्वल टू न्यू हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, दिस इज़ न्यू इनटू लैम्डा 1. सिमिलरली v2 विल बी इक्वल टू न्यू टाइम लैम्डा 2. पुटिंग दीज वैल्यूज़ हेयर, n21 इज़ इक्वल टू v1 की जगह पर न्यू लैम्डा 1 अपॉन न्यू लैम्डा 2. न्यू से न्यू कैंसल, सो इट इज़ इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2. तो आपको ये रिलेशन भी ध्यान रखना है. और हमने एक और पढ़ा था, दैट इज़ n2 बाय n1 इज़ इक्वल टू v1 बाय v2. कंप्लीट रिलेशंस फॉर न्यूमेरिकल. सो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं. आज हमने कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़े आराम से, बड़े प्यार से, डिटेल में समझा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप लोगों के लिए जानना इतना ही ज़रूरी था. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ही जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो हमारा कंक्लूड हो जाए. बच्चों आज जितना हमने पढ़ा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ समझ ना आया हो, तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर से पहले बता देना. कोशिश करूँगा उस चीज़ को और बेटर तरीके से यहाँ पे समझाने की. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.